तो 4 मई बीत चुका है, नतीजे सबके सामने आ चुके हैं। बंगाल में अब भगवा लहर है। अमित शाह ने इस बम्पर जीत के लिए बंगाल की जनता का धन्यवाद दिया। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चुनाव से जुड़ी झलकियां भी शेयर करते हुए लिखा, थैंक यू बंगाल। अमित शाह की तरफ से यह पोस्ट सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि पूरे चुनावों के समय पश्चिम बंगाल में खुद तटस्थ रहे, वहीं पर मौजूद रहे, उनकी तरफ से ये झलकियां शेयर करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट किया गया। और पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में देखिए बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। वहां की राजनीति में जिसे नामुमकिन माना जा रहा था उसे मुमकिन कर दिखाया। बीजेपी ने टीएमसी को विधानसभा चुनाव में एक बड़े अंतर से हरा दिया। जीत के बाद कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जश्न मनाया गया। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता झूमते हुए, नाचते हुए, जश्न मनाते हुए दिखाई दिए, गाते हुए जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। ये 7 तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी के मुख्यालय के बाहर समर्थक बांग्ला भाषा के गानों पर झूमते हुए नजर आए। देखिए, राज्य की कुल मिलाकर 293 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें हासिल की, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 2 अंकों में सिमट कर रह गई। उनका जो किला था वो बीते कई सालों से अभेद्य था। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टी की 3 दशकों की सत्ता को हटाकर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की गद्दी पर बैठी हुई थी और 3 बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें चुनौती देने वाला कोई भी नहीं दिखा। लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया, टीएमसी को सत्ता से बाहर किया और पश्चिम बंगाल में कमल खिला दिया। तो विधानसभा चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पहुंचे पीएम मोदी। उनका भव्य स्वागत किया गया। और इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी की जीत के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ढेरों बधाई दी और जीत का असली हकदार भी उन्हें ही यहां पर बताया। और साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों को भी इस दौरान निशाने पर लिया। पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है,
ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। पश्चिम बंगाल में देखिए प्रचंड जीत हासिल करने के साथ ही बीजेपी की सरकार गंगोत्री से गंगा सागर तक बन गई। मतलब जहां से गंगा नदी निकलती है, जिन राज्यों से होकर गुजरती है, उन राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारें बन गई। देखिए, गंगोत्री वो जगह है जहां से गंगा नदी निकलती है और गंगा सागर वो जगह है जहां से गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और चलिए आपको अब समझाते भी हैं कैसे प्रधानमंत्री का ये जो संदेश है गंगोत्री से लेकर होते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और फिर बिहार और फिर बंगाल की खाड़ी में, गंगा सागर में, यानी कि पश्चिम बंगाल में मां गंगा बहती हुई, ये मैप है गंगा नदी का। और अब यहां से लेकर यहां तक, गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिल चुका है। और ये वो कमल खिला है जिसमें ये सिर्फ जीत नहीं है, शानदार जीत के साथ प्रचंड जीत यहां पर है। और यूपी यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार का यहां पर जो दबदबा है, अब कहा जा सकता है कि गंगोत्री से गंगा सागर का जो ये पूरा सफर है, जिसमें बिजनौर, छपरा, पटना, भागलपुर, यानी गंगोत्री से गंगा सागर का ये पूरा सफर एक प्रचंड जीत के तौर पर अब बीजेपी के खाते में आ चुका है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और ऐसे में ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर की सीट भी नहीं बचा पाई। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से हराया। शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव मैदान में थे। नंदीग्राम सीट से टीएमसी की तरफ से पवित्रा कर को उम्मीदवार बनाया गया था। शुभेंदु ने इस सीट से 9,665 वोटों से जीत हासिल की, यानी कि 2 सीटों पर, भवानीपुर और नंदीग्राम, दोनों ही सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की है। तो वहीं भवानीपुर में ममता की हार पर अमित शाह का बयान भी सामने आया। अमित शाह ने बयान देते हुए और सीधा हमला बोलते हुए कहा कि भवानीपुर की जनता को सलाम, जनादेश ने साफ संदेश दे दिया है। अमित शाह ने कहा कि अराजक शासक का ऐसा ही हश्र होता है। शुभेंदुदा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदुदा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। और देखिए, शुभेंदु अधिकारी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक पुराना बयान जो है वो काफी सुर्खियों में है। 2 अप्रैल को दरअसल अमित शाह ने कहा था कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें भवानीपुर से चुनाव लड़ने की सलाह दी थी। देखिए, अमित शाह का कहना था कि ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में घुसकर हराना होगा और इसीलिए ये जो फैसला है वो लिया गया था कि 2 सीटों से शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में होंगे। अब ऐसे में ममता बनर्जी को उनके ही मजबूत माने जाने वाले क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा और ये हार भी किसी और से नहीं बल्कि दादा के नाम से मशहूर शुभेंदु अधिकारी के हाथों हुई है। जी हाँ, और भवानीपुर सीट पर 15,000 से ज्यादा वोटों से मिली इस करारी शिकस्त ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को मात दी हो। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने नंदीग्राम में दीदी को करारी शिकस्त दी थी। लेकिन अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या है जिसने ममता बनर्जी जैसी मजबूत नेता को भी शुभेंदु अधिकारी के सामने कमजोर बना दिया। चलिए आपको हम समझाते हैं कि क्या वो कारण रहे हैं, वजह रहे हैं। सबसे पहले आक्रामक चुनावी रणनीति, दूसरा है शुभेंदु का लोकल लेवल पर मजबूत पकड़ होना। ये वो तमाम रीजंस हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अगर शुभेंदु अधिकारी की बात करें, उनकी जीत जो सामने आई है उसकी वजह, ये बड़ी वजह मानी जा रही है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव में पूरी तरह व्यक्तिगत और हाई स्टेक मुकाबले को इसमें बदल दिया। लगातार रैलियां की, घर घर संपर्क किया, स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया, जिसकी वजह से यह बढ़त यहां पर हासिल हुई। ममता बनर्जी का प्रचार अभियान स्थानीय मुद्दों से कटा हुआ नजर आया, जिससे मुकाबला एक तरफा हो गया। लोकल लेवल पर देखिए बहुत मजबूत पकड़ यहां पर सामने आई। शुभेंदु अधिकारी का जमीनी नेटवर्क बेहद मजबूत माना जाता और लंबे वक्त तक टीएमसी में रहे और मजबूत संगठन को खड़ा किया, जहां बीजेपी में गए, जिसके बाद ये नेटवर्क भी उनके साथ एक अनुभव
अनुभव के तौर पर भी और साथ ही जमीनी स्तर पर भी उनके साथ गया। अब देखिए, यही कारण है कि बूथ स्तर पर उनकी पकड़ मजबूत रहती रही। तीसरी वजह थी सत्ता विरोधी लहर। टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था खराब होने के आरोप लगे। शुभेंदु अधिकारी ने इन मुद्दों को जोर शोर से उठाया और ऐसे में मतदाताओं को बड़े स्तर पर इसने प्रभावित किया। इसका सीधा असर वोटिंग पैटर्न पर पड़ा और ममता बनर्जी को नुकसान हुआ। चौथी वजह थी इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की राजनीति। शुभेंदु अधिकारी ने स्थानीय नेता के तौर पर खुद को पेश किया, जबकि ममता बनर्जी पर बाहरी होने का आरोप लगाया। चुनाव में ये नैरेटिव काफी असरदार साबित हुआ। इस रणनीति ने ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया। और पांचवें सबसे मुख्य वजह ध्रुवीकरण और स्पष्ट वोट ट्रांसफर। बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक को पूरी तरीके से एकजुट रखा, तो वहीं टीएमसी के वोट में कुछ हद तक बिखराव देखने को मिला, खासकर शहरी और मध्यम वर्गीय इलाकों में जहां बीजेपी को बढ़त मिली। अब इससे मुकाबला एक तरफा हो गया और यही वजह रही कि ममता बनर्जी, जिनको सोचा जा रहा था कि उनकी सरकार एक अभेद्य किला है, हटाई नहीं जा सकती, अब वो परिवर्तन देखा गया। तो बंगाल के नतीजों में जो तस्वीर एग्जिट पोल में दिखाई दी, कमोबेश वही तस्वीर काउंटिंग के बाद भी बनी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी ने यह चमत्कार कैसे किया। जी हां, कैसे बीजेपी ने ममता बनर्जी के उस मजबूत ताकतवर किले को ढहा दिया, जिसमें हल्की सेंध लगाना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। हालांकि जवाब है शुभेंदु अधिकारी। कैसे है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बंगाल विजय के सबसे अहम किरदार शुभेंदु अधिकारी। ममता के किले को ढाने वाले नेता शुभेंदु अधिकारी। ग्राउंड स्ट्रेटेजी से सियासत बदलने वाला चेहरा शुभेंदु अधिकारी। बंगाल की राजनीति का इतिहास बदल चुका है। ममता बनर्जी के जिस किले को ढहाना कभी सबसे बड़ी चुनौती माना जाता था, वो चुनौती ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन क्या ये सब कुछ इतनी आसानी से हो गया? इस कहानी की शुरुआत होती है उसी सिस्टम के अंदर से, जहां से एक चेहरा उठा जिसने सत्ता की नसों को बहुत करीब से समझा। वही चेहरा शुभेंदु अधिकारी। कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपाही और आज उनके सबसे बड़े राजनीतिक चुनौतीकर्ता। नंदीग्राम की जमीन से उठकर पूरे बंगाल की सियासत को रीडिफाइन करने वाले इस नेता ने सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि एक नैरेटिव बनाया, परिवर्तन का, टकराव का और सत्ता के संतुलन को बदलने का। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं थी, ये लड़ाई थी उस पकड़ को तोड़ने की जो सालों से बंगाल की राजनीति पर कायम थी। पहले चरण का मतदान था और जो दूसरे चरण का मतदान, इसके बीच में उन्होंने बता दिया कि वो चुनाव हार। आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर की तरह ममता बनर्जी बिहेव कर रही थी। जिस तरह से उनके चेहरे पर हार का डर दिख रहा था। और एक बात समझिए, मैं तो आज दूसरी ही बात कर रहा हूं। चुनाव परिणाम जो होंगे, नंबर जो आएंगे, कहां जाएंगे, वो जनता तय कर रही होगी। लेकिन जरा सोचिए, इस देश में क्या कहा जाता है, वो यूपी बिहार वाला हिंदू अलग है, वो बंगाल वाला हिंदू ना वो थोड़ा अलग सोचता है। ये इस देश के जो फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं, आज उनको ये बढ़िया से देखना चाहिए। नतीजे कुछ भी है। आप देश में जिस तरह की राजनीति को स्थापित करने की कोशिश करना चाहते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, इस देश का मतदाता बड़ा जागरूक है। शुभेंदु अधिकारी को बंगाल की राजनीति में भूमिपुत्र कहा जाता है। पूर्वी मोदीपुर से लेकर नंदीग्राम तक उनकी पकड़ सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और जमीनी स्तर पर गहरी मानी जाती है। यही वजह है कि जब उन्होंने पाला बदला तो सिर्फ एक नेता नहीं बदला, बल्कि बंगाल की राजनीति का पावर बैलेंस हिल गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना 2021 का वो चुनाव, जब नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा। भले ही ये जीत 1956 वोटों से हारी थी, लेकिन इसे जायंट किलर वाली जीत कहा जाता है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, आपने कभी सोचा था आज से 10 साल पहले? और बनेगी और ऐसी बनेगी। और 181 मुख्तार अब्बास नकवी। मैं तो मुझे ये सौभाग्य है कि मैं
मेरा ये सौभाग्य है कि मैं बंगाल का संगठन का इंचार्ज भी रहा हूँ। Yes, yes, yes. मैं मानता हूँ कि एक संकल्प था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प था, और जो शहादतें हुई हैं वहाँ पर, जो कत्लेआम कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी के हुआ है, तो उस का तो कोई जो है वो मुझे नहीं लगता कि उसकी भरपाई हो पाएगी। 2020 में शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। 2021 में शुवेंदु अधिकारी को भी बंगाल चुनाव में चेहरा बनाया गया। भले ही चुनाव में टीएमसी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन जो आंकड़े सामने आए थे उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनावों की पटकथा लिख दी थी। अब जरूरत थी तो बस उस जड़ तक पहुंचने की, जिसके बूते ममता बनर्जी को शिकस्त देना चुनौती माना जाता था। यहाँ शुवेंदु अधिकारी ने एक बार फिर न सिर्फ ममता बनर्जी को नंदीग्राम और भवानीपुर से सीधी चुनौती दी, बल्कि अपने आक्रामक चुनाव प्रचार से बंगाल चुनावों की हवा बदल दी। के बाद ये रिस्पॉन्स क्या सिग्नल कर रहे हैं? ये तगड़ा है, ममता हारेगी, बहुत वोट से हारेगी। वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि 225 से जीतेंगे। वो क्लेम करने दी। इन नतीजों के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि शुवेंदु अधिकारी सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं हैं, बल्कि उस सिस्टम के एक्स इनसाइडर हैं जिसे हराने निकले हैं। वो हर उस फॉर्मूले को जानते हैं जिसे ममता बनर्जी अपनी जीत की गारंटी मानती थी, और जब कोई खिलाड़ी खेल के नियमों को अंदर से समझ पाए तो फिर मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं रहता, वो रणनीति बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा एक टफ क्षेत्र वो पूरा इलाका माना जाता था। कलकत्ता की जो पिछली 11 सीटें जो कलकत्ता शहर की आती हैं, उसमें पिछली बार हमारा खाता नहीं खुलने वाला था। इस बार आपको अप्रत्याशित परिणाम इस पूरे रीजन में मिलने जा रहे हैं। बंगाल की इस सियासी लड़ाई ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि अब मुकाबला सिर्फ चेहरों का नहीं रहा, बल्कि रणनीति और जमीनी पकड़ का हो चुका है। शुवेंदु अधिकारी ने ये साबित किया है कि अगर सिस्टम को अंदर से समझा जाए तो सबसे मजबूत किले को भी हिलाया जा सकता है। ममता बनर्जी के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ चुनावी नहीं थी, बल्कि एक नैरेटिव वॉर थी, जिसमें हर चाल सोची समझी थी। आज बंगाल की सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां सत्ता का संतुलन बदल चुका है और राजनीति का खेल पहले से कहीं ज्यादा खुला और आक्रामक हो गया है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये बदलाव स्थायी होगा या बंगाल फिर एक नया मोड़ लेगा? तो शुवेंदु अधिकारी का टीएमसी पर इस बीच हमला भी देखने को मिला है। देखिए, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश पर भी उन्होंने निशाना साधा। अपनी जीत के बाद शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हम टीएमसी जैसी गुंडागर्दी नहीं करते। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राहुल, तेजस्वी, ममता बनर्जी खत्म हो गए, और शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यूपी में अखिलेश यादव भी खत्म होंगे। जो गुंडा है, जो चोर है, उसको आने वाला दिन में भाजपा सरकार ने कानूनी तरीके से कार्रवाई करेगा, लेकिन उनके ऊपर पिटपाट करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से टीएमसी किया 2021 में पोस्टपोल वायलेंस, इस तरीके से गुंडागर्दी हम लोग हिंदू लोग तो नहीं करता, और हम लोग बीजेपी का एजेंडा में भी नहीं है। लूटा गया है, 100 सीट लूटा गया है। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया, और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। और देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जो ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, उसके पीछे कुछ फैक्टर्स भी हैं जिसने बंगाल में बीजेपी की जीत की बुनियाद यहां पर बहुत मजबूती के साथ रखी है। फैक्टर नंबर 1 से यहां पर शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि टीएमसी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, यानी कि वो सत्ता विरोधी लहर जिसने बीजेपी के पक्ष में एक बड़ा बम्पर जनाधार दिया। देखिए, 2011 से लगातार 15 साल की सत्ता के कारण पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार के आरोपों में ममता बनर्जी को काफी नुकसान पहुंचा, और बीजेपी ने इस बार सीधे व्यक्तिगत हमले न करके ममता बनर्जी की जगह पूरे सिस्टम और सिंडिकेट राज को निशाने पर लिया। फैक्टर नंबर 2 था पश्चिम बंगाल में एसआईआर। चुनाव से पहले हुई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया में बंगाल की मतदाता सूची से करीब 91 लाख नाम हटा दिए गए, और एसआईआर की वजह से अवैध घुसपैठियों और ब्लैक वोट्स के खिलाफ शुद्धिकरण अभियान के रूप में से पेश किया गया।
अब फैक्टर नंबर 3 की तरफ रुख करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ये महिला वोट बैंक है, जिसमें एक बड़ी सेंध यहां पर लगाई गई। दरअसल पश्चिम बंगाल में देखिए इस बार महिला वोट काफी खास रहा और इसके लिए टीएमसी की तरफ से लक्ष्मी भंडार जैसी कई योजनाएं रही, तो वहीं बीजेपी ने भी केंद्रीय योजनाओं और महिलाओं की जो सुरक्षा का मुद्दा था उसे बहुत बड़े स्तर पर जनसंवाद के जरिए भुनाया और इसके साथ ही संदेश खाली और आरजीकर जैसी वारदातों को भी, घटनाओं को भी मुद्दा बनाया और बीजेपी ने चुनावी हथियार बनाकर देखिए महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में यहां पर कर लिया, जो कि एक बड़े नतीजे के तौर पर, बड़ी भूमिका के तौर पर नजर भी आया। इसके अलावा चौथा और एक बहुत बड़ा फैक्टर था बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट। हालांकि ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, बीजेपी की तरफ से अपना जो बूथ मैनेजमेंट है वो हर राज्य में हर चुनाव के समय देखा जाता है और ऐसे में ये जो बूथ मैनेजमेंट है वो ग्राउंड कैडर को फुल एक्टिव कर रखा हुआ था और इसके साथ ही बीते कुछ सालों में बीजेपी ने अपना संगठन बंगाल के अंदर काफी मजबूत किया हुआ था। अब इसके साथ ही चुनाव आयोग ने जिस तरीके से सुरक्षा बलों की तैनाती की उससे फर्जी वोटिंग रोकने में काफी मदद भी मिली। जी, और फैक्टर नंबर 5 की तरफ रुख कर लेते हैं। मतुआ समुदाय, ये मुद्दा आज कल का नहीं है। मतुआ समुदाय का मुद्दा हमेशा से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। पारंपरिक रूप से ये समुदाय देखिए बीजेपी का ही वोट बैंक यहां पर माना जाता है। इस बार भी बीजेपी ने इसे अपने पक्ष में भुनाने की पूरी कोशिश मतुआ समुदाय में की और जबकि टीएमसी के ने स्थानीय मुद्दों और भरोसे के जरिए यहां संतुलन साधने की रणनीति अपनाई। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद सियासी टकराव और भी ज्यादा तेज हो चला है, जहां आसनसोल सिलीगुड़ी में बवाल की खबर सामने आई। टीएमसी का दावा है कि सिलीगुड़ी में उसके कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि आसनसोल में तोड़फोड़ की गई। टीएमसी ने आगजनी की तस्वीरें भी शेयर की। इतना ही नहीं, टीएमसी ने मानिकतला में एक वार्ड अध्यक्ष जो कि कैंसर के मरीज हैं उनके साथ बेरहमी से मारपीट का आरोप तक लगा दिया। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता के अहंकार में लोकतंत्र को कुचलने का बीजेपी का गंदा खेल शुरू हो गया है। ये तस्वीरें सामने आई और ये तस्वीरें आप देखिए टीएमसी की तरफ से लगाई गई तस्वीरें, जारी की गई तस्वीरें, टीएमसी नेता पर हमला के दावे किए गए। आसनसोल में बवाल की तस्वीरें सामने आई टीएमसी का बीजेपी पर इस बीच आरोप देखा गया। सिलीगुड़ी, आसनसोल और कोलकाता की ये 3 तस्वीरें आपके सामने। और ममता बनर्जी देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इलेक्शन ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। कोलकाता में शाम 4 बजे ममता बनर्जी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आएगी, जिसमें ममता बनर्जी के साथ उनके भतीजे भी शामिल होंगे। देखिए बड़ी हार यहां पर ममता बनर्जी को सत्ता खोकर यहां पर भुगतनी पड़ी है। जनता का वो विश्वास जो सालों साल से उनके साथ चल रहा था और बतौर मुख्यमंत्री उन्हें सत्ता पर काबिज कर रहा था, वो अब उनके खाते में नहीं है। तो देखिए बंगाल में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत को लेकर कोलकाता से दिल्ली तक जश्न मनाया गया, जिसका बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने स्वागत किया और इसे पीएम मोदी के नेतृत्व में मिली बड़ी जीत बताया। बंगाल का सबसे बड़ा शोषण वहां की राजनीतिक दलों ने किया। पहले तो कम्युनिस्ट ने किया, 35 साल तक उन्होंने शोषण किया और उसके बाद ये ममता बनर्जी उसी प्रकार से, उससे भी ज्यादा तरीके से वहां के लोगों को प्रताड़ित करने का, उनको गरीबी की गुर्बत में पहुंचाने का काम उन सरकारों ने किया है। उससे बंगाल आजाद हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिला है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनकी नीतियों के कारण बंगाल बचा है। बंगाल देश के मुख्य विकास की धारा में अब जुड़ेगा। बंगाल की जनता ने दिखा दिया कि उनका ये मतदान तुष्टीकरण के खिलाफ है, अहिंसा के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भय के खिलाफ है। और जिस तरीके से आज बंगाल में भी मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार अब बनने जा रही है, इसका श्रेय यकीनन प्रधानमंत्री जी उनके नेतृत्व को जाता है। आप देख रहे हैं बंगाल में जिस तरह से भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, घुसपैठिए, आए दिन हत्याएं, उन सभी का जवाब वहां की जनता ने दिया है। ईडी गठबंधन के लोग, उन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को भी संसद में जिस तरह से उन्होंने उसको गिराने का काम किया, जनता ने उनका सीधा सीधा जवाब दिया है। बंगाल की जनता जिस तरह से पिछले 15 साल से
बंगाल पे लॉलेसनेस दिख रहा था, और जिस तरह से यहाँ पर तानाशाही का सरकार चल रहा था, लोग इस बार तय कर लिया था कि इस सरकार को एकदम जड़ से उखाड़ फेंकना है। इस तरह से बंगाल की हिंदुओं के ऊपर, बंगाल की सनातनियों के ऊपर पिछले कई वर्ष से अत्याचार हो रहा था, उसके कड़ा जवाब सभी बंगाल की सनातनी भाइयों ने एकजुट होकर दिया। और इलेक्शन ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे, ममता बनर्जी ने मारपीट का देखिए गंभीर आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि भवानीपुर में काउंटिंग सेंटर के अंदर उनके साथ मारपीट की गई, धक्का दिया गया और सीसीटीवी भी बंद करने का दावा किया गया। लेकिन बीजेपी ने ममता के आरोपों पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया, हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available, nobody is available, but I complained everywhere. गांव की कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोच। और पश्चिम बंगाल में देखिए ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बुलडोजर पर सवार होकर कुछ इस तरह से जश्न मनाया। इस दौरान दिलीप घोष बुलडोजर पर झंडा लहराते हुए भी नजर आए। पूरा इलाका जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। साथ ही दिलीप घोष ने जहां इस जीत को पीएम मोदी के भरोसे की जीत बताया, तो वहीं ममता बनर्जी पर जमकर बरसते हुए नजर आए। बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद किया है। माननीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान था कि 5 साल के लिए हमें बंगाल दे दीजिए, हम सुधार देंगे, बदल देंगे, लोगों ने उन पर भरोसा रखा है। मोदी नाम ही भरोसा का नाम है, गारंटी का नाम है। तो मोदी जी का ऊपर देश का, दुनिया का भरोसा है। बंगाल के लोगों ने भरोसा जताई है। हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। बंगाल जिस प्रकार से 50 साल से पीछे जा रहा था, उसको आगे भारत के साथ जोड़ के विकास यात्रा में जोड़ना है। और पीएम मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और दोनों को महिला विरोधी करार दिया। आज कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरलम में लेफ्ट के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरलम की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी।